हेलो स्टूडेंट्स। आज पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की। अब क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन करूँगा कुछ हद तक। जस्ट बेसिकली जो चीज़ें आपको पढ़नी है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, सबसे पहले तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास हम ले लें ड्रग्स की, तो सबसे पहले तो उस क्लास के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जैसे मान लीजिए एंटी कन्वल्जेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अब एंटी कन्वल्जन क्या है, सीजर्स क्या हैं और एंटी कन्वल्जेंट्स क्या हैं, ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उस क्लास की क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्लासिफिकेशन जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के हिसाब से लिखना है, फार्माकोलॉजी के हिसाब से नहीं। आप में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि फार्माकोलॉजी के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, आसान है, वही मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिख देते हैं। जब आप वही कोलॉजी वाली क्लासिफिकेशन मेडिसिनल में लिखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर लगभग आधे हो जाते हैं। जो आपको एग्ज़ाम में मिलने चाहिए उससे आधे मिलते हैं। रीज़न ये है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें जो क्लासिफिकेशन लिखनी होती है वो लिखनी होती है केमिकल क्लास के हिसाब से, कि केमिकली ड्रग्स कौन कौन सी क्लास के हैं। जबकि फार्माकोलॉजी में यूजुअली जो क्लासिफिकेशन होता है वो थेरापेटिक रोल के हिसाब से, कई बार साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से, कई बार ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से, इन अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है। फार्माकोलॉजी में ज़्यादातर थेरापेटिक क्लास के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में नहीं चलता है। ज़्यादातर जो क्लास हैं ड्रग्स की वो केमिकली क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कुछ एक क्लासेस हैं जिनको कि हम केमिकली क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो उनको हम थेरापेटिक के हिसाब से या किसी दूसरे हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टेरॉइड्स का केमिकल क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो स्टेरॉइड्स क्लासिफिकेशन यूजुअली जो होती है वो उनके थेरापेटिक रोल के हिसाब से है। ऐसे ही एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, इनकी भी क्लास बहुत ही वाइड है, तो इनको भी इनके एक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, कैसे काम कर रहे हैं वो। केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है वहाँ पे आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही लिखना है क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना था, सबसे पहले तो पढ़ना है किसी भी क्लास के बारे में एक बेसिक जानकारी, जिस थेरापेटिक कंडीशन के लिए क्लास है वो उस थेरापेटिक कंडीशन के बारे में, जैसे एंटी कन्वल्जन का एग्जांपल मैंने दिया था, और फिर एंटी कन्वल्जेंट्स के बारे में एक बेसिक जानकारी कि वो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आता है क्लासिफिकेशन, बता दिया मैंने आपको। क्लासिफिकेशन के बाद फिर अलग अलग क्लासेस के डिटेल्स में आएंगे, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए जो जो डिटेल्स हैं उस पे आएंगे। अब जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग्स कौन कौन सी हैं उस क्लास में, ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर देना ज़रूरी है, ध्यान रहे। एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर हर क्लास के लिए, जो भी क्लासिफाई कर रहे हैं 4-5 क्लास हैं, तो हर एक क्लास के लिए एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो दीजिए ही दीजिए। तो फिर उस पर्टिकुलर क्लास में उन जो भी ड्रग्स आ रही हैं उनका स्ट्रक्चर, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है बेसिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं वो, उनके थेरापेटिक यूजेस क्या क्या हैं। थेरापेटिक यूज़ देखिए दो तरह से होता है, एक तो होता है फार्मास्यूटिकल यूज़ या फार्माकोलॉजिकल यूज़। तो आप सीधे लिख देंगे कि जैसे ये पीपीआई है, पेंटाप्रोजोल है, तो लिख देंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करती है। लेकिन अगर हम थेरापेटिक यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन यानी कि बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा, जिस बीमारी के लिए वो ड्रग दी जा रही है।
तो यहाँ पे आप सीधी ये नहीं लिख पाएंगे कि ये सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में दिया जाएगा, या हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में दिया जाएगा, या GERD की कंडीशन में दिया जाएगा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD, उसकी कंडीशन में दिया जाएगा। तो ये लिखना होगा आपको। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन का मतलब है, थेरेपेटिक रोल या यूज़ का मतलब है कि ड्रग जिस बीमारी में दी जा रही है उस बीमारी को लिखना है, न कि कॉमन जनरल यूज़ लिख देना है। ठीक, तो ये तो हुआ ड्रग का मैकेनिज़्म लिखना होगा आपको। मैकेनिज़्म कोलोजी में जो पढ़ते हैं वही मैकेनिज़्म यहाँ भी चलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपका कोलोजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। थेरेपेटिक रोल भी दोनों के लिए एक ही रहेगा। तो आप कोलोजी के लिए जो पढ़ें या केमिस्ट्री के लिए जो पढ़ें दोनों में चलेगा। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सिंथेसिस, ड्रग्स की सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है ये आपको रटना पड़ेगा, प्योरली रटने की चीज़ है। समझने का कम ही है, इसमें समझने की भी चीज़ है लेकिन वो कम है, रटना ज़्यादा है। तो सिंथेसिस और स्ट्रक्चर अगर आप बेहतर तरीके से याद करना और याद रखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पेन लेना होगा। आप जो है थोड़ा सा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, कुछ जो हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जैसे पिरिडीन, पिरिमिडीन, इमिडाजोल, इंडोल, इनके स्ट्रक्चर याद रखिए। क्योंकि ज़्यादातर जो आप को ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर जगहों पे हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस फिट मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार अगर आप हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस को जान रहे हैं तो उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने इमिडाजोल का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये सब आप याद रख पाएंगे जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि बेसिक न्यूक्लियस यही है वहाँ पे। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर याद करना है आपको, एक बेसिक स्टेरॉइड स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, कोलेस्टेन का, या जो स्ट्रक्चर जो है 4 मेंबर्ड रिंग है वो याद कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ उसमें छोटे मोटे जो चेंजेस हैं सिर्फ वो आपको याद करने रहेंगे। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक्स के स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये आपको आगे स्ट्रक्चर्स को याद रखने में, उनको रिप्रोड्यूस करने में, एग्ज़ाम में लिखने में, याद रखने में आसानी रहेगी जब हेट्रोसाइक्लिक्स के स्ट्रक्चर याद करे रहेंगे। तो आप स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सिंथेसिस याद करना आसान होगा। सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले पहला स्टेप भूले तो सिंथेसिस गई ख़त्म वहीं पे, फिर आगे याद नहीं आना आपको। तो सिर्फ प्योरली रटना ही नहीं है, थोड़ा बहुत समझना भी है। उसको समझना इस सेंस में है कि कुछ बेसिक चीज़ें याद रखें जो आपके दिमाग में हमेशा रहें, जिनसे कि आप अगर कहीं भूल भी रहे हैं तो तुरंत उसको रिकॉल कर पाएँ, और रिकॉल कर पाएंगे तो फिर आप लिखते जाएंगे। पहला स्टेप जहाँ बना आगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो कनेक्शन बनता जाता है, आप सिंथेसिस लिख ले जाएंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर जो याद करते हैं आप, सिंथेसिस याद करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, या मनन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, दोनों चीज़ें। पहले प्रैक्टिस कीजिए और जब प्रैक्टिस में ठीक हो जाए तब मनन कीजिए उसको। कभी भी खाली बैठे हैं 5 मिनट के लिए, व्हाट्सएप फेसबुक को छोड़ के मोबाइल किनारे रख दिया 5 मिनट के लिए और सोचने लगे अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसे था, या पेन पेपर है तो बनाना शुरू कर दिया, स्ट्रक्चर याद किया था, देखो भूल तो नहीं गया। इस तरह से जब करेंगे तो आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रख पाएंगे लंबे समय तक। दूसरा एक और तरीका है जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता था याद करने के लिए। मैं एक मोटी शीट जो ये आर्ट वगैरह के लिए जो शीट आती है मोटी, इस पर ड्राइंग बनाते हैं, थिक होती है शीट, मतलब पेपर मजबूत होता है, फटता उठता नहीं है। मैं क्या करता था, उस पर क्लासिफिकेशन पूरे लिख लेता था, छोटा छोटा, हर क्लास के क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के साथ। तो अब 2 चीज़ें मेरे सामने हमेशा रहती थी, एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरा स्ट्रक्चर। तो कभी बैठे हैं तो कार्ड उठा लिया, कार्ड उठा के देख लिया कौन सा ही सोच रहे हैं कहीं भूल गया, तुरंत कार्ड उठाया देख लिया। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बार बार नोटबुक
कॉपी या किताब नहीं पलटनी पड़ेगी, एक ही पन्ने में आप यकीन मानिए पूरा सब एक पन्ने में आ जाता है, छोटा छोटा लिखेंगे पूरा एक पेज में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके अपनी यूज़ के लिए है। तो आप जिस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से आ जाएगा। अब तो ये तो हुआ याद करने का तरीका। इस तरह सिंथेसिस भी एक जगह लिख लीजिए, सारी सिंथेसिस जितनी आप सिंथेसिस पढ़ना चाह रहे हैं, 12-15 जो भी सिंथेसिस पढ़ना चाह रहे हैं वो लिख लीजिए एक जगह, एक पेज पे। रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, जब भी टाइम मिले शीट को देख लिया, मनन किया, भूल रहे हैं शीट को देख लिया। तो ये इस तरीके से केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स और सिंथेसिस आप याद कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। याद करना मुश्किल नहीं है, याद रखना मुश्किल काम है। केमिस्ट्री के लिए कहते ही हैं शाम को रटा सवेरे सफ़ा, तो वो ना हो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंथेसिस और स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आप लोग को लगता होगा कि मुश्किल है या याद रखना मुश्किल है, कठिन है। बिल्कुल नहीं, पूरे केमिस्ट्री में आप अगर थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ते हैं तो सबसे आसान चीज़ SAR है। अब SAR होता क्या है? SAR होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में रिलेशनशिप। यानी कि स्ट्रक्चर, अगर इस ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसा है तो एक्टिविटी इसकी इस तरह से मिलेगी। स्ट्रक्चर में हम ये बदलाव करेंगे तो एक्टिविटी में ये बदलाव आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो है सीधा सीधा ड्रग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ड्रग का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करेगा कि कोई भी ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे कैसे बाइंड करेगी भी कि नहीं करेगी, बाइंड करेगी तो कितनी एफिनिटी से, कितनी मजबूती से बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद फिर वो जैसा आगोनिस्टिक या एंटागनिस्टिक एक्शन जैसा देना होगा देगी। ये मान के चलिए जितनी भी ड्रग्स हैं सभी रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, और फिर ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। तो SAR जो है सीधा सीधा स्ट्रक्चर पे है। अब SAR का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको। किसी भी क्लास के, कोई भी थेरेपेटिक क्लास जो है, और जिस भी क्लास का आपको SAR पढ़ना है, उस क्लास के अगर आप 3, 4, 5 स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आप 5-6 पॉइंट बड़े आराम से लिख पाएंगे। कैसे? सेम क्लास है तो स्ट्रक्चर्स में थोड़ा थोड़ा बदलाव रहता है। पता चला किसी में मिथाइल है तो किसी में उसी जगह पे इथाइल है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि मिथाइल वाला भी ड्रग एक्टिव है, इथाइल लगा है तो भी ड्रग एक्टिव है। तो ये पॉइंट आप सीधा सीधा SAR के नाम पे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही और 4-5 स्ट्रक्चर जो आपने देखे एक क्लास के, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, 2-4 चीज़ें कॉमन होंगी। जो चीज़ें सारे स्ट्रक्चर्स में कॉमन हो वो कहलाएंगी इसेंशियल हैं एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको हर ड्रग में दिख रहा है उस क्लास के, तो मतलब ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसेंशियल एक्टिविटी के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हटाएंगे एक्टिविटी हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से SAR जो है वो स्ट्रक्चर अगर याद है तो SAR आप खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। SAR से जुड़ी और भी चीज़ें हैं। अब SAR जैसे है क्या, किसी भी ड्रग में किसी तरह का बदलाव हम करते हैं तो बदलाव किया हमने, स्ट्रक्चर में बदलाव किया, प्रॉपर्टी बदलेगी तो उस ड्रग का जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा एक और चीज़ होती है, कई बार हम लोग ड्रग की फार्माकोडायनेमिक इम्प्रूव करने के लिए, फार्माकोडायनेमिक यानी कि ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं। अब ध्यान रखिए, फार्माकोडायनेमिक बदलाव के लिए किया गया जो स्ट्रक्चर में बदलाव है वो एक्टिविटी पे असर नहीं डालेगा, लेकिन क्या करेगा, हो सकता है वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा दे, साइट ऑफ एक्शन पे, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा सकता है। तो सिर्फ ड्रग की एक्टिविटी नहीं, ड्रग से जुड़ी ADME से जुड़ी दूसरी चीज़ें भी इम्प्रूव की जाती हैं स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके। यही SAR का बेसिस है।
ठीक। तो फिलहाल ये तो हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए यहाँ पे।